मेरी शादी घर वालों ने जबरदस्ती खाला की बेटी से करवाई, जिसकी स्कूल में ही किसी ने इज्जत लूट ली थी। शादी की रात ही मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तक नहीं था। मुझे उससे शदीद नफरत हो रही थी। मैं मुंह लपेटकर सो गया। आधी रात को अचानक मेरी आंखें खुली तो देखा वो पलंग के पास जमीन पर बैठी किसी चीज पर झुकी हुई थी। मैंने करीब जाकर देखा तो पांव तले से जमीन निकल गई। पूरा घर फूलों से बिखरा पड़ा था। पूरे घर को फूलों से और टिमटिमाती बरकी कमकमों से सजाया गया था। मेहमान आना शुरू हो चुके थे, जबकि शादी की हर तरह की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी थी। सजावट की वजह से पूरा घर बहुत प्यारा लग रहा था। मेरे घर वाले भी चहचहाते हुए इधर उधर फिर रहे थे और मेहमानों की आवभगत कर रहे थे। मेहमानों की वजह से अलग शोर उमड़ रहा था और सबके चेहरों पर खुशी भरी रौनक छाई हुई थी, जो ये बताने को काफी थी कि सभी मेरी शादी से कितना खुश हैं। लेकिन इन सब के बीच में मैं खुश नहीं था, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरी खाला की बेटी नाजिया थी। वो ही नाजिया जिसके साथ मेरी शादी हो रही थी। मेरे घर वाले जबरदस्ती मेरी शादी नाजिया के साथ करवा रहे थे। मैं नाजिया को पसंद नहीं करता था, ना ही उससे शादी करना चाहता था। और मेरी नापसंदीदगी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि स्कूल में ही उसकी किसी ने इज्जत लूट ली थी और मैं ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता था जिसके पास उसका सबसे कीमती सरमाया ही मौजूद नहीं था। सबको लगता था कि ये सब एक हादसा था, लेकिन मुझे लगता था कि ये जो कुछ नाजिया के साथ हुआ उसमें नाजिया की मर्जी भी शामिल थी। उस वक्त शादी भरा ये माहौल मुझे जहर से भी ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन बेबसी का ये आलम था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उस वक्त मैं अपने घर के सहन में खड़ा था, जहाँ मेहंदी की रस्म होना थी। यहाँ खड़े खड़े मुझे अपना वो बेबसी भरा दिन याद आने लगा, जब यहाँ ही खड़े होकर अम्मा ने मुझसे मेरी नाजिया के साथ ही शादी की बात की थी, जिस पर मैंने दो टोक इनकार कर दिया था। लेकिन मेरे इनकार को किसी खातिर में नहीं लाया गया था। वो दिन याद कर कर के मैं एक बार फिर कुढ़ने लगा। ये नाजिया की वजह से मुझे पहली बार अपनी माँ से थप्पड़ पड़ा था। अम्मा, नहीं करनी मुझे शादी, और आपकी भांजी से तो बिल्कुल नहीं। मैंने बिना डरे और बिना घबराए दो टोक इनकार कर दिया था। हम सब सहन में जमा थे। वहाँ मेरी भाभी, दो बड़ी बहनें और अम्मा अब्बा के अलावा मैं मौजूद था। अम्मा अब्बा के अलावा हम सब खड़े थे, जबकि वो खुद सहन में रखे तख्त पर बैठे हुए थे। मेरे इनकार पर जहाँ बाकी सबका हाथ मुंह तक गया था, वहीं अब्बा ने मुझे खूंखार निगाहों से घूरा था, जबकि अम्मा का तो बस नहीं चल रहा था कि वो मेरा चेहरा थप्पड़ मार मार कर लालो लाल कर दे। भाभी जॉब की वजह से बैरूने मुल्क मुकीम थी, तभी उस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं थे। उससे नहीं तो फिर किससे करवानी है तुमने शादी? नाम बताओ मुझे उसका, ताकि मैं अभी उसका काम तमाम कर दूं। मेरे चुप होते ही अम्मा ने कड़क कर कहा, तो मैं उनका चेहरा देखकर रह गया कि अब ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। इस तरह बात का हल नहीं निकलेगा, और ना ही ये जवान औलाद से बात करने का कोई खास तरीका है। सुकून और तहम्मुल से इसकी बात तो सुनो कि वो कहना क्या चाहता है। अब्बा ने नरमी से अम्मा को टोक कर कहा, जिस पर मैंने सुकून का सांस लिया कि कोई तो है जो मेरी बात समझ रहा है और मुझे सुनना चाहता है। तो ये जिस तरीके से बात कर रहा है वो तरीका ठीक है? कैसे दो टोक इनकार कर रहा है मेरी भांजी से शादी करने से? अरे बुराई ही क्या है उसमें? अच्छी प्यारी बच्ची है और काफी सूझी हुई है, हर काम में माहिर और सुघड़ है, और सबसे बड़ी बात कि अपनी देखी भाली है। अम्मा ने अब की बार मुझे घूरकर कहा तो मैं गहरा सांस भरकर बोला कि मैं गैरतमंद मर्द हूँ, और एक गैरतमंद मर्द को इज्जत बहुत प्यारी होती है। मुझे भी इज्जत बहुत प्यारी है, लेकिन आपकी भांजी के पास वो इज्जत मौजूद नहीं है। वो दागदार है, और मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिसका दामन दागदार है। मेरे तलखी से बोलने पर सहन में सन्नाटा सा छा गया। सब हैरानी और बेयकीनी से मुझे यूं देख रहे थे जैसे उन्हें यकीन ही नहीं आया हो कि ये अल्फाज मैंने अदा किए हैं, वो भी अम्मा की लाडली भांजी के लिए। वो भांजी जिस पर अम्मा जान छिड़कती हैं। अपनी बात कहकर मैं सर झुकाकर खड़ा हो गया था। मुझे परवाह नहीं थी कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं क्या चाहता हूँ और वही करूँगा। मैं सर झुकाए चुपचाप खड़ा था कि सहन में अचानक ठा की आवाज गूंजी और मैं अपने कदमों से लड़खड़ा गया। मुझे मेरे गाल पर शदीद जलन का एहसास हो रहा था
क्योंकि वो थप्पड़ मुझे पड़ा था और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बाप था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे बेटे होकर तुम इतने कम ज़रफ़ हो सकते हो। हमने तुम्हारी ये तरबियत तो नहीं की थी कि तुम एक लड़की के बारे में इस तरह की कोई घटिया बात कहो। जो कुछ भी हुआ इसमें उस बेचारी का कोई भी कसूर नहीं था, बल्कि वो एक हादसा था जो किसी के साथ भी पेश आ सकता था। और किसी की बेटी के बारे में बात करते हुए ये तुम किस तरह भूल गए कि तुम्हारी भी अपनी दो बहनें हैं। अब्बा ने बेहद भड़कते हुए अंदाज में कहा, जिस पर मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। लेकिन मैं दिल ही दिल में पीछो ताप खा रहा था। ये अम्मा की भांजी की वजह से मुझे आज पहली बार बाप से थप्पड़ पड़ा था। मेरे दिल में उसके लिए नफरत मजीद बढ़ गई थी। मेरे चेहरे पर बेशक शर्मिंदगी थी, लेकिन मेरा दिल अब भी उससे शादी करने पर राजी नहीं था और ना ही कभी हो सकता था। मैंने सर उठाकर एक नज़र सबकी तरफ देखा तो सब अफसोस से मेरी तरफ ही देख रहे थे, जिस पर मैंने सर झटका। अगर तुमने नाज़िया से शादी ना की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे और मैं ये वसीयत करके मरूंगी कि आखिरी वक्त में तुम्हें मेरा चेहरा भी देखने ना दिया जाए। अम्मा ने अपनी जगह से उठकर मेरे सामने खड़े होते हुए कहा तो एक बार को मेरा वजूद हिलकर रह गया था कि अम्मा नाज़िया की खातिर मुझसे ये सब करने को कह रही थी। इतना कहकर अम्मा सबको लेकर अंदर चली गईं, जबकि मैं वहीं तख्त पर ढह गया। सोचों का अंबार था जो मेरे जहन में उमड़ पड़ा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अम्मा ने जो धमकी दी थी मैं उसे कभी सच नहीं होने देना चाहता था कि मुझे अपनी माँ से बड़ा प्यार था। उस दिन के बाद से अम्मा और बाकी सब ने मेरा बाइकआउट कर दिया था और फिर सबकी नाराजगी देखते हुए मैं उनकी जिद के आगे हार गया था और नाज़िया से शादी करने के लिए मान गया था। यही वजह थी कि आज मैं इस सजे सजाए घर में खड़ा था जहाँ मैं नाज़िया को रुखसत करवा कर लाने वाला था। वो दिन याद आते ही मेरा हलक तक कड़वा हो गया था, क्योंकि उस दिन फैसला मेरी मंशा के खिलाफ हुआ था। मेरी अम्मा का फैसला जिस पर मैं बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन मजबूर होकर हामी भर चुका था। सर झटककर मैं अंदर की तरफ बढ़ गया ताकि तैयार हो सकूं। मेहंदी का फंक्शन रात 1 बजे तक जारी रहा था, जिसके दौरान रस्म के मुताबिक मुझे मेहंदी वगैरह लगाई गई और पैसे दिए गए। इस सारे काम के दौरान मैं उकताया हुआ सा बैठा था, लेकिन किसी को कोई परवाह न थी, बल्कि सब हद से ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। रात खत्म हुई तो अगला दिन चढ़ आया। सब लोग सुबह से ही तैयारियों में मगन थे। ऐसे खासो खास तैयारी की जा रही थी जैसे हम किसी आम लड़की को नहीं, किसी शहजादी को ब्याह कर ला रहे हैं। और ये सच भी था, मेरे अलावा वो सबके लिए शहजादी ही थी। मेरे दिल में तो उसके लिए नफरत और कराहत मौजूद थी जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाली थी। और फिर वो वक्त भी आ गया जब मैंने निकाहनामे पर साइन करके उसे हमेशा के लिए अपनी बीवी बना लिया। और जाने कौन कौन सी रस्में अदा करने के बाद मैं उसे रुखसत करवाकर अपने घर ले आया, जो कि ना सिर्फ उसका ससुराल बल्कि उसकी खाला का घर भी था। कुछ रस्में अदा करने के बाद उसे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया कि रात काफी हो चुकी थी और सब थक गए थे। मैं बाहर सहन में चला आया कि मेरा कमरे में जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, खास तौर पर अब जब वहाँ नाज़िया मौजूद थी, वो लड़की जो अपनी इज्जत महफूज नहीं रख सकी थी। मैं सहन में बैठा सिगरेट पे सिगरेट फूंकता जा रहा था, लेकिन जहनी खलफशार था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिल कर रहा था कि सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दूं, लेकिन इससे भी अपना ही नुकसान होना था, किसी और का क्या जाना था। अभी मुझे सहन में कुर्सी पे बैठे 5 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा। मैं अपने ख्यालों से चौंका तो देखा कि सामने ही अम्मा खड़ी थीं और मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे ही देख रही थीं। मैंने अपना रुख वापस सामने की तरफ मोड़ लिया, यूं जैसे मैं माँ को देखने से परहेज कर रहा था। मेरी इस हरकत पर अम्मा कुछ देर के लिए चुप रहीं, फिर कहने लगी कि जो हुआ उसमें अल्लाह की रजा शामिल थी। जो कुछ हुआ वो सब किस्मत में ऐसे ही होना लिखा था, उसे न तुम रोक सकते थे और ना ही हम। और हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है जिसे हम आम इंसान समझ नहीं सकते। नाज़िया से तुम्हारी शादी में जरूर कोई न कोई हिकमत होगी जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। इस वक्त तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, काफी थक गए होगे। अम्मा मुझे नरमी से समझाकर मुड़ी और जाने लगी, मगर अभी अम्मा ने 2 कदम भी ना उठाए होंगे कि कुछ याद आने पर वो रुक कर मेरी तरफ पलटी
नाजिया एक अच्छी लड़की है जिसे तुम बचपन से जानते हो। वो तुम्हारी कज़न ही नहीं बल्कि अब तुम्हारी बीवी यानी तुम्हारी जिम्मेदारी भी है और उसे खुश रखना तुम्हारा फर्ज है। इसलिए मैं कभी उसकी आंखों में आंसू ना देखूं और ना ही तुम उसके साथ कोई बुरा सलूक करोगे। अम्मा ने कहा तो मैंने चारों नचार सर हाँ में हिला दिया। मैं अब चलती हूँ, तुम भी अपने कमरे में जाओ और आराम करो। इतना कहकर अम्मा अंदर चली गईं। अम्मा की कोई बात भी मुझे अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मजीद 5 मिनट वहाँ ठहर कर मैं अंदर की जानिब बढ़ गया। बोझल से कदमों से चलता हुआ मैं अपने कमरे की तरफ गया और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था। ये मानने में मुझे कोई आर ना था कि पूरा कमरा ही खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन ये खूबसूरती भी मेरे दिल को खुश नहीं कर पाई थी, क्योंकि कमरे के वस्त में रखे गए बड़े से बेड पर नाजिया अपना खूबसूरत लहंगा फैलाए बैठी थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। बगैर उसकी तरफ देखे और बगैर कोई बात किए मैं अपने कपड़े अलमारी से लेकर बाथरूम में घुस गया। कुछ ही देर में मैं कपड़े बदल कर वापस आया और नाजिया का लहंगा एक तरफ हटाकर करवट देकर सो गया। मैंने उसकी तरफ पुश्त कर ली थी और उसे बिल्कुल भी नहीं देखा था। ये शादी की रात थी, लेकिन मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तक नहीं। मुझे उससे शदीद नफरत हो रही थी, क्योंकि उसकी वजह से मेरे घर वाले मुझसे जिद पर उतर आए थे। यहाँ तक कि अब्बा ने मुझ पर हाथ भी उठा लिया था। कभी कभार जिंदगी हमसे वो काम करवा लेती है जो हम करना नहीं चाहते, ऐसे काम जो हमें नागवार गुजरते हैं, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जो हमारी मंशा के मुताबिक चले। और मेरे साथ भी जिंदगी ने यही किया था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे धक्का देकर कमरे से निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अगर मैं ऐसा करता तो अम्मा मुझसे शदीद नाराज हो जाती, और ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहता था। यही सोचते सोचते मैं मुंह लपेट कर सो गया। आधी रात का वक्त था जब अचानक मेरी आंखें खुली। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वो पलंग के पास जमीन पर बैठी किसी चीज के ऊपर झुकी हुई थी। ये देखकर मुझे कुछ हैरत हुई कि वो आधी रात के वक्त बिस्तर की बजाय नीचे क्या कर रही है। पहले मैंने उसे आवाज देनी चाहिए, मगर फिर अपना इरादा तर्क कर दिया और बिस्तर से नीचे उतरकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी जानिब बढ़ने लगा। मैंने करीब जाकर देखा तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उसके हाथों में 2 खुश्क फूल और एक डायरी और एक खूबसूरत मगर पुराना सा पेन और एक जंग आलू चैन मौजूद थी। उसने सीने से एक फोटो फ्रेम भी लगा रखा था, जिसमें मौजूद तस्वीर मुझे दिख नहीं पाई थी, लेकिन यकीनन ये वो उसी शख्स की तस्वीर होगी जिसके साथ उसका ताल्लुक था और जिसने उसकी इज्जत खराब की थी। और हाँ, बाकी सब घर वालों के बरक्स मुझे यकीन था कि स्कूल में ही उसका किसी के साथ अफेयर था और उसी के साथ उसने अपनी इज्जत खराब की थी, जबकि बाकी सब ने उस पर यकीन कर लिया था कि उसकी इज्जत किसी स्कूल के मुलाजिम ने खराब की थी। इस वक्त भी उसके पास ये सब कुछ देखकर मेरा खून खौल उठा था। मेरे निकाह में होते हुए भी वो अपनी बेगैरती से बाज नहीं आई थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन ना निकलती तो क्या होता। वो हल्का हल्का लरज रही थी, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो शायद नहीं बल्कि यकीनन रो ही रही थी। एकदम मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और खून में जैसे गुस्से के शरारे दौड़ने लगे। गैरत ने एकदम जैसे जोश मारा और मैंने आगे होकर झुककर उसे बाजू से पकड़कर झिझोड़ते हुए अपने सामने खड़ा कर लिया। वो अभी तक अपने अरूसी जोड़े और उसी हुलियों में मौजूद थी। मेकअप अब भी वैसे का वैसा ही चेहरे पर मौजूद था। हाँ, काजल जरा रोने के बाइस फैल गया था और बाल भी जरा बिखरे हुए थे। रोने के बाइस उसका नाक और चेहरा सुर्ख हो रहे थे। उसकी आंखों में ऐसी बेबसी और दुख था जिसे देखकर कुछ पलों के लिए मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी जाग उठी थी, लेकिन फौरन से बेशतर नफरत का एहसास वापस आ गया था। वो जो पहले ही रोने के बाइस हलकान हो रही थी, मेरे यूं झटका देकर खड़ा करने से लड़खड़ासी गई थी, मगर फिर खुद को संभाल कर मुझे देखने लगी। क्या है ये सब? मैंने गुस्से से भड़कते हुए पूछा, तो उसने अपनी लाल होती भीगी आंखें मेरी आंखों में गाड़ दी। ये मेरा माजी है, उसने बेहद तकलीफ भरे लहजे में कहा। तुम्हारा माजी मेरा हाल खराब कर रहा है।
मैंने भी तल्खी भरे अंदाज में कहा तो वो यकटक मुझे देखने लगी जैसे बेबस हो, आइंदा मुझे ये सब चीजें नजर ना आए। मैंने उसे एक झटके से छोड़कर कहा तो वो सर झुकाकर असबात में सर हिला गई। मैं उसे वहीं छोड़कर बेड पर जाकर लेट गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में उतर गया। अगले दिन वलीमा था, लेकिन मेरा ये वलीमा भी मेरे लिए खुशी की बजाय उकताहट भरा था। एक अजीब सी चिढ़ और सर दर्द था जिसने मुझे घेरा हुआ था। ये सर दर्द बढ़ता ही जा रहा था, ना जाने क्यों, मगर मेरे साथ ये अजीब मसला था कि जब कोई चीज या बात मेरे मिजाज के खिलाफ होती तो मुझे सर दर्द होना शुरू हो जाता था और मुसलसल होता रहता था, और अब भी हो रहा था और अब शायद होते ही रहना था। वलीमे का दिन गुजर गया और नाजिया रस्म के मुताबिक अपने मेके चली गई, जिस पर मैंने भी शुक्र अदा किया। जाना तो मुझे भी था, मगर मैं खुद ही नहीं गया कि वहां जाकर मुझे अपना सर दर्द और उकताहट नहीं बढ़ानी थी। अगले दिन नाजिया वापस आ गई थी और जिंदगी अब रफ्ता रफ्ता गुजरने लगी थी। नाजिया के साथ मेरा रवैया बिल्कुल अजनबियत भरा था, और हैरत की बात थी कि उसने भी मेरे इस रवैये की बिल्कुल शिकायत नहीं की थी, ना ही मुझसे, ना ही अम्मा या घर में किसी और से। हाँ, मगर अम्मा के सामने मैं उसे नॉर्मल रवैया ही रखता था ताकि अम्मा का दिल मेरी तरफ से खराब ना हो। नाज़िया एक जीती जागती इंसान थी जो बेहद खूबसूरत थी, मगर बेहद खामोश, संजीदा और दुनिया से उकताई हुई। उसकी आंखें बेहद सर्द थीं, यूं जैसे कोई तेज सर्द लहर उसकी आंखों में जम सी गई हो। मैट्रिक के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद मैंने कहीं भी आना जाना छोड़ दिया था। तब के बाद मैंने शादी के वक्त ही नाजिया को देखा था, वो भी अपनी बीवी के रूप में। एक बात जो मैंने नोट की थी वो ये थी कि शादी की रात के बाद से नाजिया ने कभी मेरी तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी। हम एक ही छत और एक ही कमरे में मियाँ बीवी होने के बावजूद दो अजनबियों की तरह रह रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं ये सोचने लगा था कि मुझे किसी तरह ये शादी खत्म करनी है, वो भी बगैर बुरा बने, क्योंकि मैं सारी जिंदगी नाजिया के साथ नहीं गुजार सकता था। एक रात में कमरे में आया तो देखा कि नाजिया जाए नमाज पर बैठी हुई रो रो कर दुआ मांग रही थी। उसके अल्फाज सुनकर मैं हिलकर रह गया था। या अल्लाह, उसके दिल में मेरे लिए रहम डाल दे, इस निकाह की बरकत से उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, उसे मुझसे नफरत ना हो, वो मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल ना करे, उसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी डाल दे कि वो मुझे खुद से दूर ना करे, उसके दिल से मेरे लिए मौजूद सारी नफरत निकाल दे। वो रो रो कर बस बार बार यही कहे जा रही थी। ये सब सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया और सोचने लगा कि क्या वाकई में उससे इतनी नफरत करता था कि वो बेबसी से खुदा से ऐसी दुआएं मांग रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी जंग शुरू हो चुकी थी। मेरी रातें और मेरे दिन बेचैन और बेसुकून हो चुके थे। मेरी बेचैनी बढ़ती गई तो मैंने फैसला कर लिया और अपने इस फैसले का जिक्र अपने वालिदैन से किया कि मैं नाजिया के साथ नहीं रह सकता और ये रिश्ता खत्म करना ही बेहतर है। मेरी बात सुनकर मेरे वालिद ने कहा कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन अब नाजिया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये खानदान की बका और इज्जत का सवाल है। इस रिश्ते के खत्म होने से दो खानदान टूट जाएंगे और फिर कभी पहले की तरह नहीं हो सकेंगे। तुम्हें ये रिश्ता हर हाल में निभाना है ताकि खानदान की इज्जत बचाई जा सके। मेरी उलझन और बेसुकूनी मजीद बढ़ गई थी। मैं नाजिया को ना छोड़ पा रहा था और ना ही अपना पा रहा था। मुझे लग रहा था यही हाल रहा तो मैं नफसियाती बन जाऊंगा। नाजिया के साथ मेरा रवैया बेहतर क्या होता, बल्कि बद से बदतर होता जा रहा था। वो हर वक्त ख्यालों में डूबी रहती, किसी बात का जवाब भी हूँ हाँ में देती। उस पर किसी रिपोर्ट का गुमान होता था जिसमें ना जज्बात हैं ना एहसासात, जिसकी वजह से मुझे उससे मजीद चिढ़ होती। उसे देखकर मुझे यही लगता था कि वो हर वक्त अपने आशिक के ख्यालों में डूबी रहती है और उसी की वजह से वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो हर वक्त डायरी थामे रखती थी जिसमें उसने सूखे फूल रखे हुए थे। ये शायद उसके आशिक ने उसे दी थी। अब मैं अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उस पर उतारने लगा था। एक दिन मैं काम से वापस आया तो वो कमरे में नहीं थी। यूं तो उसकी गैर मौजूदगी का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उलझन सी होने लगी। मैं उसे अपने सामने देखना भी नहीं चाहता था, और अब जब वो मेरे सामने नहीं थी तो उसकी गैर मौजूदगी मुझे बुरी लग रही थी। मैं तेजी से अपने कमरे से बाहर आया
और पूरा घर छान मारा, मगर वो मुझे कहीं भी नजर ना आई। परेशान होकर मैंने फर्दा फर्दा सबसे पूछा, मगर किसी को भी मालूम नहीं था कि नाजिया कहाँ गई है। नाजिया को गैर मौजूद पाकर सभी परेशान हो गए थे और बारी बारी सब रिश्तेदारों को फोन करने लगे थे कि कहीं नाजिया वहाँ तो नहीं आई, मगर नाजिया किसी के यहाँ भी नहीं गई थी। मैं तेजी से कमरे में वापस आया और नाजिया का सारा सामान चेक किया तो ये देखकर मुझे हैरत हुई कि नाजिया का सारा सामान अपनी जगह पर मौजूद था। अचानक मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे लैंप पर पड़ी, जिसके नीचे एक कागज दबा हुआ था। मैंने तेजी से वो कागज लैंप के नीचे से निकालकर देखा। उस पर एक तहरीर दर्ज थी कि मैं जानती हूँ आपको मेरा वजूद बुरा लगता है, आप मुझे अपने सामने नहीं देखना चाहते, ना ही आप दिल से मुझे अपनी बीवी मानते हैं, बल्कि इस रिश्ते को कागजी समझते हैं और ये रिश्ता भी खाला खालू के कहने पर निभा रहे हैं। मुझे लगा था कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप मुझे कबूल कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मेरा माजी आपके दिल का कांटा बन गया है, लेकिन मैं हकीकत को बदल नहीं सकती, ना ही आपको मज़ीद अजियत में मुब्तला रखना चाहती हूँ। इसलिए मैं हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से जा रही हूँ। वो ख़त मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो यूं चली जाएगी। शायद मेरा रवैया उसके लिए बहुत तकलीफ दे था, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं परेशान सा होकर बाहर की तरफ भागा और बाहर निकल गया ताकि उसे ढूंढ सकूं। मैं सारी रात उसे पूरे शहर में ढूंढता रहा। जहां जहां उसके होने की उम्मीद थी वहां वहां गया, लेकिन उसका कोई अता पता ना मिला। ना जाने उसे जमीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। परेशानी और फिक्र से मेरा बुरा हाल था। चाहे जैसी भी थी, वो मेरी बीवी थी, जिसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी। अगले दिन मैं शाम को नाकाम सा घर आया तो सबकी तरफ से हजारों सवाल थे जो मुझसे किए जा रहे थे। मैंने बिना रुके सब कुछ बता दिया कि मेरा नाजिया के साथ कैसा रवैया था, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्ता होकर चली गई है। मेरी बात सुनकर सबने हैरानी और बेयकीनी से मुझे देखा, फिर मुझे लान तान करना शुरू कर दिया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, पहले तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, उसकी इज्जत चली गई, वो गुमसुम हो गई, मरने की कोशिश करने लगी। तुम्हारी वजह से वो आगे पढ़ नहीं सकी, डॉक्टर बनने का अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकी, लोगों से डरने लगी, लोगों की बातें और ताने बर्दाश्त करने लगी, और अब तुम्हारी वजह से वो दर बदर हो गई है। अम्मा ने चीखते हुए मेरे मुंह पर मुसलसल थप्पड़ बरसाते हुए कहा तो मेरा जहन साए साए करने लगा। भला उसकी इज्जत जानने में मैं कैसे वजह बन सकता था? मेरी वजह से भला कैसे ये सब हुआ था? अम्मा अभी भी चीखते हुए कुछ कह रही थी और अब्बा उनको चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक न जाने क्या हुआ कि मेरे सर का दर्द बढ़ने लगा। मेरी आंखों के सामने धुंधला धुंधला सा मंजर लहराने लगा। एक लड़की के रोने, चीखने और खुद को बचाने की फरियादें, उसके भागने की कोशिश मुझे याद आने लगी। मगर ये सब कुछ बहुत भयानक था, क्योंकि वो जिससे बचकर भाग रही थी वो मैं था, जो उसे पकड़कर उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रहा था वो मैं ही था। फर्क बस ये था कि अब मैं जवान जहान मर्द था, जबकि तब एक टीन एज लड़का। ये इंकशाफ मेरे लिए जानलेवा था कि नाजिया की बर्बादी का जिम्मेदार मैं था, और फिर उसको कसूरवार समझने और उस पर जिंदगी तंग करने वाला भी मैं ही था। मुझे लगा कि मेरा सर फोड़े की तरह दुखने लगा है, और फिर अगले ही लम्हे मैं जमीन पर गिर गया। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन अंधेरों में डूबता गया, जबकि मेरे घर वालों की चीखों पुकार भी मध्यम से मध्यम तर होते बिल्कुल खत्म हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मैं नहीं जानता था कि मुझे कितनी देर बाद होश आया है, मगर मेरा सर मन भर से भारी हो रहा था और जो दर्द था वो मेरी जान निकाल रहा था। एक हाथ पे कैनोला भी लगा हुआ था, जहाँ मुसलसल सुई की चुभन हो रही थी। मुझे अचानक सब याद आया कि मेरे बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। मैं बेआवाज रोने लगा। अम्मी अब्बू मुझे होश में आता देखकर मेरे करीब आए, मगर मैं खामोशी से बस आंसू बहाता रहा। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे माइनर हार्ट अटैक हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, अचानक टेबल पर मेरा फोन बजने लगा। मैंने तेजी से फोन उठाया तो झटका लगने से मेरे दिमाग की चौलें हिल गईं, मगर मैंने कोई परवाह ना की। फोन पर कोई अजनबी था जो कह रहा था कि जिस बीवी को ढूंढने में तुम हलकान हो रहे हो
वो एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीचों बीच झूल रही है। साथ ही उस अजनबी ने मुझे अस्पताल का पता भी बता दिया, मगर ये नहीं बताया कि वो था कौन। मैं बिना देरी किए और बिना किसी को कुछ भी बताए बाहर भागा और उस अस्पताल पहुंच गया जहां वो आईसीयू में मौजूद थी। वो काफी कमजोर लग रही थी, चेहरा भी काफी जर्द जर्द सा हो रहा था। उसे अटेंड करने वाली डॉक्टर ने बताया कि वो डिप्रेशन की मरीज हो गई है, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। वो बस आसिफ का नाम लेती रहती है और यही कहती रहती है कि आसिफ उसे कभी ना छोड़े वरना वो मर जाएगी। वो आसिफ से बहुत मोहब्बत करती है और उसकी तमाम तर नफरत के बाद भी उसके बगैर नहीं जी सकती। डॉक्टर ने ये भी बताया कि वो 1 महीने की हामला है और इतना डिप्रेशन और ज़हनी दबाव उसकी हालत के लिए सही नहीं है। डॉक्टर की बातें सुनकर मुझे धचका सा लगा, क्योंकि आसिफ मैं ही था और मुझे सब याद भी आ चुका था। लेकिन उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग उसकी हामला होने की खबर थी। इस बात पर मुझे कोई शक नहीं था कि वो बच्चा मेरा ही था, क्योंकि वो मेरी बीवी थी। मैं डॉक्टर की इजाज़त लेकर तेजी से अंदर गया और नाजिया का माथा चूमा, जिसने मेरी सेहत की खातिर अपनी ज़ात पर इतना कुछ बर्दाश्त किया था। कसूरवार मैं ही था और उससे नफरत भी मैंने ही की थी कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। मुझे वो मोहब्बत याद आने लगी जो मैंने उससे की थी, बचपन की मोहब्बत जिसे मैं भूल गया था और भूल कर नाजिया को सजा दे दी थी। मैंने डॉक्टर से मशवरा किया और फिर नाजिया का बेहतरीन इलाज शुरू करवाया ताकि वो जल्द अज जल्द ठीक हो सके। मैंने नाजिया के मिलने की इत्तला घर पर भी दे दी थी ताकि उसकी परेशानी दूर हो सके। 3 दिन वो अस्पताल में रही थी और 3 दिन ही नींद व नुदकी की हालत में रही थी कि उसे ये भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसके पास पहुंच गया हूँ। मुझे फोन करने वाला भी एक डॉक्टर ही था, जिसने नाजिया के पर्स से ही मेरा फोन नंबर लेकर मुझे कॉल की थी। चौथे दिन मैंने नाजिया को डिस्चार्ज करवा लिया था। उसे जब मुकम्मल होश आया तो मुझे अपने सामने देखकर वो डरने के साथ साथ गुमसुम भी हो गई थी। मैं बगैर उसे कुछ भी कहे उसे घर ले आया था और वो चुपचाप चली भी आई थी। घर वालों ने पहले की तरह गर्म जोशी से उसका इस्तकबाल किया था कि उसे कुछ भी बुरा ना लगे, और फिर रात को मैंने उसे सुकून से सुला दिया था और फिर उसकी डायरी लेकर बैठ गया था, जिसमें उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का मुतअद्दिद बार इजहार किया था। ये डायरी, सूखे गुलाब और चैन मैंने ही उसे गिफ्ट किए थे तब जब मैं टीन एज में था और नाजिया से बेहद मोहब्बत करता था। मुझे याद है बचपन से ही हमारा एक दूसरे के घरों में काफी आना जाना था, जिसकी वजह से हमारी आपस में काफी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और बड़े होने तक हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों ही एक दूसरे से इजहार भी कर चुके थे। मैं नाजिया से एक क्लास आगे था। स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। नाजिया अच्छी तरह तैयार होकर आई थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। पार्टी के बाद सब चले गए थे। मैं भी उसके साथ निकलने लगा था कि मेरे मन में न जाने क्या समाई कि मैं उसे स्कूल के एक क्लास में वापस ले गया और उसकी इज्जत खराब करने की कोशिश की, जिस पर वो बुरी तरह मजामत करती खुद को बचाने की खातिर भागने लगी, मगर मैंने उसे काबू करके उसकी इज्जत खराब कर दी थी। और जब मुझे होश आया कि ये मैंने क्या कर दिया तो मैं बुरी तरह घबरा गया और उसे वहीं छोड़कर भागने लगा। जब बाहर सड़क पर मेरा एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट के बाद मैं बाल बाल मौत से बचा था, लेकिन मेरे दिमाग के पिछले हिस्से पर गहरी चोट आई थी कि मैं पहले की हर बात भूल गया था और डॉक्टर्स ने कहा था कि मुझे कोई धचका या सदमा लगा तो मेरा दिमाग डेड भी हो सकता है। यही वजह है जब नाजिया के मुजरिम का पता लगा तो किसी ने मुझे कुछ ना कहा, ना ही कभी इस बात का एहसास दिलाया कि उसका गुनहगार मैं हूँ, मगर ये तय जरूर कर दिया गया था कि नाजिया की इज्जत अगर मैंने खराब की है तो उसको आबाद भी मैं ही करूँगा, उससे शादी करके। तभी मेरे लाख इनकार के बाद भी मेरी शादी नाजिया से करवा दी गई और वो भी मेरी सेहत की खातिर सब सहती खामोश रही। आधी रात गुजर चुकी थी और मैं सब कुछ याद करके बेशुमार रो रहा था कि तभी मेरी नज़र अपनी बीवी पर पड़ी, जो गहरी नींद सोई हुई थी। उस पर नज़र पड़ते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो नींद में बुरी तरह रोते हुए माफ़ी मांग रही थी और फरियाद कर रही थी कि मैं उसे जाने दूं, उसकी इज्जत खराब ना करूं वरना वो मर जाएगी।
मुझे बेतहाशा शर्मिंदगी ने आन घेरा था कि मेरी वजह से वो क्या क्या सहती रही थी। तभी वो फिर बोलने लगी कि चाहे मैं उससे नफरत करूं या चाहे अपनी बीवी ना समझूं, मगर उसे खुद से अलग ना करूं, ना ही उसे छोड़ूं। मैं मजीद शर्मिंदा हो गया और तेजी से उसे उठाकर उसके पैर छूकर उससे माफी मांगने लगा। वो अचानक घबरा गई थी, मगर जब उसे सब समझ आया कि मुझे सब कुछ याद आ गया है तो वो बुरी तरह रोने लगी। मैं मुसलसल माफी मांगता रहा और जब वो संभली तो उसने आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करके मुझे माफ़ कर दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सुकून और इत्मीनान हमारी ज़िंदगी में वापस आ गया और हम दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। वो मेरे साथ मुतमईन थी। कभी कभी वो कहती थी कि उसे यकीन नहीं आता कि उसे तमाम खुशियाँ वापस मिल चुकी हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे वो ख्वाब देख रही है, मगर मैं उसे यकीन दिलाता कि ऐसा हो चुका है। अब हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और गम का कभी साया भी हम पर नहीं पड़ेगा। जिस पर वो मुस्कुराकर मेरे साथ लग जाती। हम माजी को पीछे छोड़कर अपने हाल और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश में लग गए थे। कुछ अरसे बाद हमारा बेटा पैदा हुआ जो हमारी खुशियों का मरकज बन गया था। हमने अपने बच्चे को अपनी तमाम मोहब्बत और तवज्जो दी ताकि उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई खला ना हो। वो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से ऐसा इनाम था जिसने हमारे माजी की तमाम तलखियों को धुंधला कर दिया था और हम हर गम को भूलकर अपनी खुशियों को जीने लगे।